हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक क्लासेस। सो गाइस, हम सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रेडियस रेशियो रूल। सो इस टॉपिक में गाइस हम बात करने वाले हैं कि जो आपका वॉइड होता है, राइट, जो वॉइड होता है, जो आपका एम्प्टी स्पेस होता है, उसका साइज कितना होता है बेसिकली। ठीक है, जो रेडियस रेशियो रूल है ये हम किसके बारे में बात करते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले इसमें। तो सबसे पहले डालो आप हेडिंग रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, ओके। नाउ सो व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल? इट इज क्या होता है ये? इट इज द रेशियो, नाम इंडिकेट कर रहा है इसका, रेशियो होगा ये। सो इट इज द रेशियो ऑफ द कैटायन एंड एनायन in a given ionic solid, आयनिक क्रिस्टल बोल रहे, सॉलिड बोल लो। ठीक है गाइस, सो क्या होता है ये? रेशियो होता है कैटायन का और एनायन का, और मैं कंडीशंस लिखवाऊंगा कुछ कि ये किन किन कंपाउंड्स के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका खाली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एप्लीकेबल होता है। ओके, अच्छा, इसमें हम कुछ कंसिडरेशन लेके चलेंगे। आपको अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है आपको मानना है कि जो कैटायन का जो रेडियस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कन्वेंशनल है, आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कन्वेंशन लेके चलते हैं। ओके, क्या मानना है आपको? रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉल r, और जो आपका रेडियस ऑफ एनायन होगा, रेडियस ऑफ एनायन दैट इज गोना बी कैपिटल R। ओके, ये कन्वेंशन आपको लेके चलना है। सो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं ना। रेडियस रेशियो रूल की जब हम बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैटायंस आर assumed to be smaller देन एनायन। एज्यूम भी क्या करना है गाइज, ये एक्चुअल में होता है ना। अगर आप सोडियम और सोडियम प्लस आयन की बात करें तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनके साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ये जंक्शन करने वाला है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, it is applicable only for ionic compounds, like NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड, क्यूप्रस क्लोराइड एंड सो ऑन। ओके, सो किस पे अप्लाई करना है ये रूल? जो आपका रेडियस रेशियो का, वो आपको आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर इंप्लाई करना है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड वन क्या गाइस, देख लो इसका होता क्या है रेडियस रेशियो रूल। जो रेडियस रेशियो होती है, क्या होती है आपकी रेडियस रेशियो? क्या होगा आपका? रेडियस ऑफ कैटायन, ओके, इसको हम स्मॉल लिख रहे हैं ना, और रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, जैसे जैसे आपका रेडियस रेशियो बढ़ेगा, पॉइंट ध्यान से सुनना, जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो आपकी जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लिखो, पहले इसको फिर समझाता हूँ कैसे। एज द रेडियस रेशियो इंक्रीजेस, the stability of the compound increases. ओके, इस पॉइंट को देखो, ये क्या कह रहा हूं मैं। देखो, आप क्या करो, कंसीडर करो कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, है ना। पहले तो ये बताओ कि रेडियस रेशियो आर लिख देता हूँ मैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कैटायन
और आर आर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एन आयन। ओके, ये बात समझ में आया। नाउ इससे क्या होगा गाइज, जैसे ही आपका जो रेडियस रेशियो का वो रेशियो बढ़ेगा, रेडियस रेशियो, तो कैटायन की रेडियस बढ़ेगी। कैटायंस की रेडियस बढ़ेगी तो उसका क्या बढ़ता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी बढ़ता है, और जो पैकिंग है बहुत अच्छे से होती है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से उसकी क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मोर स्टेबल हो जाता है ना। सो दिस इज कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रेडियस रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, रूल के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लिया तो इसको रब करते हैं, हो गया। अब रेडियस रेशियो रूल की तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमको याद रखने थे कि क्या क्या होता है। अब इस रेडियस रेशियो रूल को लगाने के लिए आपके पास कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। विदाउट दोज टर्म एंड कंडीशंस यू कैन नॉट अप्लाई रेडियस रेशियो रूल। एक दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर यू नो, बट उसको मैं एक केस डिस्कस करेंगे, उसका स्पेशल बता देंगे आपको पर्टिकुलरली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रूल एप्लीकेबल है ये, है ना। सो टर्म एंड कंडीशंस लिखो इसकी, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी है, कैटायन एंड एनायंस, कैटायन एंड एनायंस आर assumed to be हार्ड स्फीयर। वो तो मान के ही आ रहे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है, हार्ड स्फीयर कंसीडर करना है। ओके, दूसरा द एनायंस, जो एनायंस आपके एनायंस मस्ट नॉट टच ईच अदर एक्सेप्ट कौन सा केस होता है, उसको लिमिटिंग केस बोलते हैं, एक्सेप्ट लिमिटिंग केस। ओके, एक केस होता है लिमिटिंग, जो किसका होता है, ट्रायंगुलर वॉइड का होता है। ओके, जो एनायंस है एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, है ना। अब एक बार लिख लो इन पॉइंट को, फिर डिटेल में समझाते हैं कि होता क्या एक्चुअल में। ओके, द कैटायन must be surrounded by maximum number of anions and vice versa। ठीक है। सो सबसे पहले पहला पॉइंट देखो, कैटायंस और एनायंस जो क्या हार्ड स्फीयर कंसीडर करने हैं, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। दूसरा देखो, द एनायंस मस्ट नॉट टच ईच अदर एक्सेप्ट लिमिटिंग केस। देखो अब इस पॉइंट को समझो, मान लो मैं कैटायन ले लेता हूँ बहुत छोटा सा, ये कैटायन ले लिया, ओके, और इसके सराउंड में दो एनायन लगा देता हूँ, एक एनायन ये और एक एनायन ये। क्या एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यही कह रहा है ये, क्योंकि अगर एनायन एक दूसरे को टच करेंगे गाइस तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, इन दोनों एनायंस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, जिससे क्या होगा, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, रिपल्शन से उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्राइंगुलर केस, जो लिमिटिंग केस होता है। इसमें क्या होता है गाइस, तीनों जो एनायन होते हैं वो टच करते हैं, ऐसे ऐसे, और इसके बीच में एक रहता है कैटायन, ये देखो, समझ गए। तो इस केस में क्या होता है, एनायन टच करता है, बाकी किसी भी केस में एनायन जो है एक दूसरे को टच नहीं करता है। ये ट्राइंगुलर का हो गया। अगर आप चौथे का लो, ऐसा होता है, फोर्थ वन ऐसा हो गया, फिफ्थ ले लो, सिक्स ले लो, ऐसे नहीं टच करता है इन शॉर्ट। ठीक है, लिमिटिंग केस को छोड़ के। कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस। देखो यहां पर कितने एनायन है, 2, यहां पर कितने एनायन है, 3, यहां पर कितने एनायन है, 4। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा ये, क्योंकि क्या हो रहा है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही हाई होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होती है और अट्रैक्शन से क्या होगी, कम होगी। तो उससे क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गाइस कम हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप सपोज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि अगर किसी को कोई ज़्यादा नंबर ऑफ आयन से सराउंड करेगा तो उसमें क्या बेसिकली आपका स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो बेसिक पॉइंट जो यहाँ से निकल के आता है क्या है कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जो क्या है वो डिक्रीज हो जाती है।
ओके, सो ये नोट डाउन कर लिया। ट्रायंगुलर केस जो मैंने बता दिया आपको, एक्सेप्शन होती है। ओके, कर लो इसको नोट डाउन। ये जो तीनों रूल है साइमल्टेनियसली लगने चाहिए, मतलब एक साथ लगा के देखने हैं। कैसे लगने चाहिए? साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ओके, साइमल्टेनियसली लगाने हैं आपको, एक साथ लगाने हैं सब रूल। हो गया? अब देखो यही बता देता हूँ थोड़ा सा रेडियस रेशो कॉन्सेप्ट जो है। ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल है जिसके अंदर कैटायंस और एनायंस हो गए। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो। सो जब एनायंस एक दूसरे के साथ पास आते हैं या कोई पैकिंग बनाते हैं तो कैटायन का साइज क्या होता है? एनायन के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो एनायन जब पैकिंग करते हैं, ठीक है, तो कुछ वॉइड रह जाता है, स्पेस रह जाता है बीच में। ओके, तो उस स्पेस में क्या हो जाता है? कैटायन ट्रैप हो जाता है। कैटायन ट्रैप होने के बाद क्या होता है? आपका वॉइड तो फिल होगा ही होगा, और उसके अलावा क्या होगा? आपका अट्रैक्शन भी करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा, एनायंस को बांध के रखेगा। अदरवाइज क्या है? एनायन के बीच में जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा? उनका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अभी क्या करो, आप लोग एक टेबल बना लो। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको मैं सही में बताऊं, उस टेबल का ही यूज है। एक केस का मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, बट क्या है कि आप टेबल बना लो, उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसी टेबल का यूज है। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करोगे तो आपका यही टेबल काम आएगा, है ना। पहला केस लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके अंदर क्या होगा? दो एनायन होंगे आपके, एक एनायन, उसके बीच में छोटा सा कैटायन होगा, और फिर एक बड़ा एनायन। इसको ब्लैक कर देते ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए हम लोग। इसको ब्लैक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लैक। ओके, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये कैटायन हो गए, ये दो एनायन हो गए। ये जो शेप बन रही है ये कैसे बन रही है? आपकी लीनियर बन रही है, लीनियर। इसमें जो रेडियस रेशो होती है वो क्या होती है? 0 से लेकर के 0.155, सॉरी इसमें आर लिख देते हैं अपन, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन 0.155। ठीक है, हो गया। अब ये रेशो कितना आ रहा है? 0.1 मतलब क्या आ रहा है? इसका एनायन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि रेशो क्या है? बहुत कम है। जब ये रेशो 1 होगी तो इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर होगा, तभी तो रेशो 1 आएगा। यहाँ पर रेशो कितना आ रहा है? 0.15। तो इसका क्या इंडिकेट कर रहा है ये? मतलब कि आपका आर का साइज बहुत बड़ा है। अब देखो बात करो कोऑर्डिनेशन नंबर की। ये कितने आयंस को टच कर रहा है? ये कितने एनायंस को टच कर रहा है? एक, और ये दूसरा 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा गाइस इसका? 2। एग्जाम्पल इसका नहीं, रहने दो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा लिमिटिंग केस है आपका ट्रायंगुलर वॉइड का। मैंने बताया था आपको ट्रायंगुलर कैसे बनेगा। 3 एनायन बनाओ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसके बीच में एक कैटायन वॉइड, वॉइड के अंदर जो कैटायन रख दिया। ओके, ये कैसा है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। ठीक है, इसके अंदर जो रेशियो होगा गाइस वो होगा आपका 0.155 इज देन इक्वल टू 0.225। ओके, ये कहाँ से आया मैं बताऊंगा आपको। एक स्पेशल केस में डिस्कस करवा दूंगा, बाकी आपको हर केस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एक पर्टिकुलर केस देख लेना, उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपका जो +1 में आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर अगर कोई पूछ लेता है तो अलग बात है, लेकिन आपको जो मैं केस करवाऊंगा वही पूछेगा, जनरली वही पूछता है। टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल का ही पूछता है, मैं ऑक्टाहेड्रल का करवाऊंगा आपको। ओके, ट्रायंगुलर हो गया। अब बात करो कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कैटायन का? आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। 1 को टच कर रहा है, 2 को, 3 को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। इसको छोड़ो ना। फोर्थ गाइस होता है आपका टेट्राहेड्रल। थर्ड वन सॉरी। कैसे बनता है टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल को जनरली हम क्या करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। ओके, और इसके अल्टरनेट जो कॉर्नर्स हैं उन पे एनायंस रख देते हैं। एक इस पे रख दिया, इस पे रख दिया, इस पे रख लो और इस पे रख लो। ये क्या आपके एनायंस हैं। ओके, एनायन 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 एनायन।
सो इन चारों के बीच में जो वॉइड बनेगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसके अंदर जब कैटायन को रखेंगे अपन तो ये कैसा हो जाएगा आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगला लेक्चर जो है मैं कराने वाला हूँ कि पोजीशन ऑफ वॉइड्स। टेट्राहेड्रल पोजीशन की, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसकी पोजीशन क्या होती है, या फिर जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये नोट किया। अब इसका रेडियस रेशियो देखो 0.225 लेस देन इक्वल टू 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर खुद बताओ कितना होगा? कितने आइटम से टच कर रहा है ये? 4 से। 4 के सराउंड कर रहा है ना, 1 2 3 4। खुद इमेजिन करो। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इसका एग्जाम्पल क्या आपका? जिंक सल्फाइड। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका जो होता है 4 होता है। ओके, 4 केस हो गया। 2 और बचे। बस एक बार इस टेबल, अगर ये टेबल याद हो गई ना तो फिर आपके सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं ना। फोर्थ में गाइस होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है गाइस? देखो यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, इधर देखो। ये ऐसे रहता है, 4 एक दूसरे को टच करते हैं। ओके, एक एटम इस 4 लेयर के नीचे होगा, एक ऊपर में होता है उसके। तो यहाँ पर जो वॉइड बनेगा उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एक एटम रहता है इधर, एक एनाइन इधर रहता है, एक एनाइन इधर, एक एनाइन इधर। ये सारे क्या? एनाइन आपके। ओके, बीच में आप एक कैटायन रखते हो। ये तो वे 4 एटम। अब एक कैटायन के नीचे होगा, एक कैटायन के ऊपर होगा। ओके, समझ में आया बात? तभी तो ऑक्टा मतलब 6। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए और 2 एक ऊपर एक नीचे 6। इसका रेडियस निकालो 0.414 लेस देन इक्वल टू 0.732। कोऑर्डिनेशन नंबर खुद बताओ कितना होगा? 4 तो ये सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3 4, और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। एग्जाम्पल क्या आपका इसका? NaCl। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन जो हमारा है वह गाइस क्यूबिक, या फिर बॉडी सेंटर्ड बोल रहे, इसको क्यूबिक बोलते हैं जनरली वैसे, क्यूबिक वॉइड। ठीक है, क्यूबिक वॉइड है ना, क्यूबिक। ये क्या होता है बेसिकली? आपका एक 8 एटम्स होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं और उसके बीच में स्पेस बच जाता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस काइंड का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। 8 एनाइन गाइस जिसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको कैटायन आकर बैठ जाता है। ओके, तो जो ये 8 ऑक्यूपाई करेंगे एनाइंस, उनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो वॉइड कैसा होगा आपका? क्यूबिक वॉइड होगा। रेशियो क्या होगी इसमें? रेडियस रेशियो 0.732 लेस देन R कैपिटल R लेस देन इक्वल टू 1.0। अब देख रहे हो 1.0 मतलब कैटायन और एनाइन ऑलमोस्ट किसके हैं? एक साइज के हैं, बराबर है। एग्जाम्पल इसका सीजियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे जाते हो, ठीक है, जो हैली ने की रूबी से फ्रेंडशिप जो आप लिखते हो जनरली, तो देख रहे हो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है गाइस? इंक्रीज करता है आपका। तो सीजियम का साइज क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। ऑन द अदर हैंड क्लोराइड का भी क्या होता है? ऑलमोस्ट बराबर होता है दोनों का साइज। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इसका रेडियस रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वैसे वैसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है और आपका जो कैटायन का साइज है वो भी बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? खुद इमेजिन करो, बीच में कोई वॉइड है, उसके अराउंड कितने आइटम है? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा ही। अब इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ईजी है। इस टेबल को एक बार याद कर लो। एक मैं स्पेशल केस करवा देता हूँ आपको, ऑक्टाहेड्रल का करवा दे रहा हूँ। ट्रायंगुलर का मिल जाएगा आपको अपनी बुक में, ये कोई भी टेट्राहेड्रल का देखना, टेट्राहेड्रल का देख लेना, बुक में सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक ऑक्टाहेड्रल का करवा देता हूँ। ओके, हो गया? यहाँ तक कर लिया? चलिए इसको रब कर देते हैं अभी। कैलकुलेशन फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, RR लिख दो
4 octahedral void, 4 octahedral void। ओके, निकाल भी चुके थे हम। कितना आया था आपका, कितना आया था, R/R लेस देन इक्वल टू 0.732 ग्रेटर देन 0.414। पिछले टेबल में बताया। अब ये कैसे आया इसको देखो ना। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे वो देखो गाइस, आपको बताया था पहले ही कैसे बनाना। आपको 4 एनायंस लेने हैं। ओके, ले लिया। उसके अंदर जो वॉइड बना है उसके ऊपर एक कैटायन लगा दो, कैटायन लगा दिया। ये चारों क्या आपके, ये एनायंस है। ओके, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है। ओके ना, आपको अभी अज्यूम क्या क्या करना है, अज्यूम गाइस क्या करना है, लेट द रेडियस ऑफ कैटायन, मैं बता भी चुका हूँ पहले। लेट द कैटायन रेडियस कितना आपका, वो आपका स्मॉल r है ना, और जो एनायन रेडियस है वो कितना आपका कैपिटल R है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करो आप, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाए समझ में आया। 1 2 3 4, चार तो इसको सराउंड कर रहे हैं, एक इसके ऊपर है, एक उसका नीचे है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक आप ना स्क्वायर टाइप बना लो, बना, और उसकी हम क्या लेते हैं, एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक क्या है ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ए। ओके, यहाँ तक नोट किया। चलिए अभी क्या करते हैं, अपन इसको नाम दे देते हैं। जैसे ए, इस पॉइंट को दे दिया बी, इसको सी, इसको डी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है गाइज, ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए सी की वैल्यू। सो ए सी देखो, ए बी कितना है, ए पता है हमको, ये ट्रायंगल उठा ही लो ना आप ऐसे, ये ए बी सी, ये वैल्यू ए है, ये भी ए है, तो ये कितनी होगी, बहुत बार निकाल चुके हैं। पाइथागोरस लगाओ आप, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया, 2a स्क्वायर। यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आई, √2a। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 ना। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से देखो आप, फ्रॉम फिगर लिख लो। चलो ए सी की वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या एनायन की रेडियस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनायन का रेडियस है वो कितना आपका r। दिख रहा है ना भाई, एनायन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस एनायन का भी कितना है r। लेकिन कैटायन तो पूरा ही ट्रैप हो गया ना आपका वॉइड के अंदर, तो कैटायन का तो डायमीटर लेना पड़ेगा। डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब आधा रेडियस इसका r ये रहा और आधा ये रहा, समझ गए। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ए सी r प्लस r मतलब 2 स्मॉल r प्लस एक कैपिटल R। सो कितना हो गया, 2 कॉमन ले लो, r प्लस r, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये भी ए सी की वैल्यू है और ये भी ए सी की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर लो। क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, ए सी की वैल्यू किसके बराबर थी, 2r प्लस r इज इक्वल टू √2a। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 1 2 3, हाँ यहाँ पर 2 लिख लो। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ से देखो, ए बी का जो वैल्यू है कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए। ए बी की वैल्यू भाई ए है ना, ए और बी का जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये एज लेंथ आप बोलो वो कितना है, ए है। ओके,
अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है गाइस, आर, और इसका रेडियस कितना है, बी वाले का भी आर, तो आर प्लस आर, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 2r। समझ में आ गया ना, ये आधा वाला पोर्शन ये आर हो गया, आधा पोर्शन ये हो गया, जब इन दोनों को जोड़ोगे आप ज्वाइंट करोगे तो ए आ जाएगा, ए इक्वल टू 2r। सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2r। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 डालो। ओके, नाउ डिवाइड करो 3 डिवाइड बाय 4। नाउ 3 डिवाइड बाय 4, देखो 3 की वैल्यू क्या, ये वाला है ना आपका, लिखो इसको, स्पेस बनाएंगे थोड़ा सा, इसको कर देते हैं, ये तो लिख दिया ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। इक्वेशन नंबर 3 लिखो आप, 3 को 4 से डिवाइड करना है। 3 क्या हमारी ये वाली 2r प्लस आर इज इक्वल टू कितना था आपका √2a। फोर्थ वाली क्या थी आपकी, a इज इक्वल टू 2r, मतलब 2r डिवाइड बाय a। समझ में आया, क्योंकि हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है गाइस r को। सो a वाली जो आपकी वो थी टर्म थी, उसको a वाली के नीचे रखा है वहां से। ओके, अब देखो ये क्या करेगा, 2 को 2 खा जाएगा, ये 2 को 2 खा गया, a को a खा गया, तो क्या बचा आपके पास, अभी आपके पास बचा r प्लस स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू √2 बाय 1। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा r प्लस आर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा √2r। ओके, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, बस क्रॉस कैलकुलेट किया हमने। तो इस r को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, स्मॉल r इज इक्वल टू √2r माइनस r, है ना। यहाँ से r कॉमन ले लो आप, तो कितना बच जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक आपको। अब देखो r की वैल्यू कितनी आई है, r इज इक्वल टू r, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 माइनस 1। सो r, इसको इधर ले आओ, r डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 0.414 एंड दिस इज द रिजल्ट। अभी समराइज करवाऊंगा, डोंट वरी, बस आप इसको देखो पहले, ये वाला रिजल्ट है, क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, शुरू से देखो, हमने क्या किया, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लिया, कैसे लेना है वो, 4 एटम्स 4 सफियर्स जो है एनायन, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और एक एनायन ऊपर है और एक नीचे है, तो बीच में एक वॉइड बन गया, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो यूनिट सेल की एज थी हमने ए ली, ओके, और जो एनायन का रेडियस था कैपिटल आर, कैटायन का स्मॉल आर। तो हमने क्या किया, अपना पाइथागोरस लगा करके यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाली, जो कि कितना आ गया √2a। फिर हमने डायग्राम से ए सी की वैल्यू निकाली, जो एक ये आर, 2 ये आर और एक ये एनायन वाला आर, टोटल 4 आर के बराबर हो गया था। ये सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनी, क्योंकि ये भी ए सी की वैल्यू है और ये भी ए सी की वैल्यू है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो वहाँ से हमारी ए सी की वैल्यू, ये देखो कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू आई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखो डायग्राम से ए बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ए थी, और डायग्राम से ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, आर प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू 2r। उसके बाद क्या था, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड किया, तो आर वाली टर्म के नीचे, ए वाली टर्म के नीचे रखा, उसके बाद कैंसिल आउट किया, फिर क्रॉस कैलकुलेट किया, √2 की वैल्यू रखी, आपका रिजल्ट आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर। देखो जो मेन बात आपका वो टेबल है ना, आपको टेबल याद करनी है अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हाँ, अगर कोई एग्जाम में पूछता है, कोई मतलब 4-5 नंबर का सवाल पूछता है, तब आप डेरिवेशन आ सकता है, मे पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इसका ऐसा कोई रिजर्व क्या बोलेंगे, इसको यूज़ नहीं है। आपका जो यूज़ है मेनली वो आपका टेबल का है, तो आप उस टेबल को याद कर लीजिए जैसे भी करके। ओके, सो अगले लेक्चर में गाइस हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद हम जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आयनिक स्ट्रक्चर्स है कुछ, जैसे NaCl का है या फिर आपका जिंक सल्फाइड का है, सीजियम क्लोराइड का है, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।